हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज से हम मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं और ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो टीचर्स एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया या किसी भी स्टेट का टीचर्स एग्जाम होता है तो उसमें 30 नंबर की मैथमेटिक्स आती है। 20 से 30 नंबर का मैथमेटिक्स पूछता है और एकदम बेसिक मैथमेटिक्स पूछता है। मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स फ्री में पूरा पढ़ा दूंगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि आप लोग का साथ ही साथ प्रैक्टिस होता चले। मैं इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आप जितना मैं पढ़ाता हूं उतना पढ़ लेंगे तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों या फिर आप बीएससी कर रहे हो, कुछ भी किए हो, आप इधर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो आइए, जो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का शुरुआत करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, अपने जीवन में नंबर्स का ही खेल है। आप जब पढ़ाई करते हैं तब अगर आप ज्यादा नंबर लाए, अच्छे नंबर लाए या खराब नंबर लाए, उस हिसाब से आप कितने तेज हैं या गधे हैं वो डिसीजन होता है। ऐसे ही जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो भी उसमें नंबर्स का खेल होता है। आप इतना नंबर लाएंगे कट ऑफ पार हो जाएगा, उससे कम नंबर लाएंगे कट ऑफ पार नहीं होगा। तो अपने जीवन में मिला जुला कर नंबर्स का ही खेल है। तो आइए एक एक करके हम पूरा देखते हैं कि नंबर्स सिस्टम को, यानी संख्या पद्धति है उसको, संख्या को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इधर से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्पल देके कि ये कौन सी संख्या है। तो आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है? वास्तविक संख्या, रियल संख्या, और दूसरा क्या है आपका? काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें आप नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन्हें आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कक्षा 7 में जब पढ़ेंगे तो वहां पर नंबर्स लाइन पे संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है बड़े अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक यहाँ पर रेखा खींच दूं और बीच में यहाँ 0 लिख दूं, इसके बाद यहाँ 1 2 3 ऐसे आप लोग देखे होंगे इनफाइनाइट तक, वैसे इधर -1 -2 -3 और इधर इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया आपका? एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप देखो सारी संख्याओं को लिख सकते हो, √2 को भी लिख सकते हो, √3 को भी दिखा सकते हो, पाई को भी दिखा सकते हो। इसीलिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि रियल नंबर है आपका, यानी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, दशमलव संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं हैं, कोई सी भी संख्या रहने दो, आप सब के सब संख्याओं को इस नंबर लाइन पे दर्शा सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यहाँ पर आप 2/3 को भी आराम से दर्शा सकते हो। यहाँ पर -5/2 को भी आप दर्शा सकते हो नंबर लाइन पे। इसमें देखेंगे तो सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो जिसको नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब इसी के जस्ट उलट एक संख्या और होती है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे कि काल्पनिक संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? आई से। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं? आई से। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3i लिख दूं तो ये हमारा क्या हो गया? एक काल्पनिक संख्या। आई को बोलते हैं क्या? आयोटा। ठीक है, IOTA। आई को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसको आई जिसके साथ लग जाता है वो काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। अब देखो, हम काल्पनिक संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 3i को हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। काल्पनिक संख्याओं को कभी भी हम नंबर लाइन पे नहीं लिख सकते, इसीलिए इनको अलग से रख दिया गया है। ठीक है,
और i का मान कितना होता है, तो आपको थोड़ा सा ये भी मालूम होना चाहिए कि i का मान करड़ी में -1 होता है। i का मान करड़ी में कितना होता है, -1। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर्स लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्या को आगे दो भागों में और बांट दिया गया है। पहला कौन सा है, परिमेय संख्या। दूसरा कौन सा है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, देखिए, ऐसी संख्याएं जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। यहां पर देखो, इसको जो ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक कंडीशन है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। P/Q ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं बोलते हैं। यहां पर एक कंडीशन है, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर 0 रखोगे, ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया परिमेय संख्या। अब इसी का जस्ट अपोजिट देख लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर। तो देखिए, जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि आपका हो गया कितना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ई क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही आपका √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे ही आपका √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं, उनका कोई भी काउंट नहीं है। यहां पर मैं √3 √7, फिर आप बोलेंगे ऐसे कितना मैं याद करूंगा, तो देखिए, करड़ी में कुछ भी संख्या हो जिसका आप स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, वो सभी क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे मैं बोलूं 64, 64 परिमेय है कि अपरिमेय, तो √64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8। ठीक है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर यहीं पर मैं 67 लिख दूं, तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन दोनों में आपको स्पष्ट अंतर मालूम चल गया होगा। अब देखिए, फर्दर परिमेय संख्या जिसको कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के भी बहुत सारे अब यहाँ पर भाग हो गए, एक एक करके आप पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कहीं पर क्वेश्चन में परिमेय बोलेगा, कहीं पर अपरिमेय बोलेगा, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। देखिए, अपरिमेय संख्या यहीं पर खत्म हो गई, सीधी सी बात, जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी देखिए, अब बात कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं को और कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखो, परिमेय संख्या दशमलव संख्या के भाग में हो सकती है, परिमेय संख्या इंटीजर्स के रूप में हो सकती है, परिमेय संख्या भिन्न संख्याओं के रूप में हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला है P/Q, तो ये ऑलरेडी भिन्न है, तो ये भिन्न संख्याओं के रूप में हो सकती है, पूर्णांक संख्याओं के रूप में हो सकती है, और दशमलव संख्या के रूप में हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, दशमलव संख्या के भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, दशमलव के भी कई टाइप होते हैं, पूर्णांक संख्याएं भी 2-3 टाइप की हैं, और भिन्न संख्याएं भी कई टाइप की हैं। तो एक एक करके समझ लीजिए, यहां से लेके ये जितना भी है, ये सब और यहां तक, ये सभी मिलाकर क्या होती है, परिमेय संख्या। बस मैं आपको यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा हूं कि कौन कौन सी संख्याएं दशमलव में हो, भिन्न में हो, वो परिमेय संख्या होंगी। अगर होगी तो कैसे होगी, ये सब आप समझ लेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपका अच्छा बन जाएगा। अब बात करते हैं, पहले दशमलव संख्या पढ़ लेते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन यानी कि ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दशमलव को डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब देखो, यहां पर एक है शांत दशमलव, ये सब दशमलव के प्रकार हैं। ठीक है, पहला जो आता है वो शांत दशमलव, जिसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
जैसे अगर मैं कहूं कि 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे कि 0.5, इसके आगे आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका शांत दशमलव। वैसे ही मैं बोलूं कि अगर ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1/2 हो गया। अगर ऐसे ही मैं बोलूं आपसे कि 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25। इस दशमलव के बाद 25 आ जाएगा, इसके आगे आप कुछ और नहीं लिख सकते हो। तो एक क्या हो गया शांत दशमलव की पूर्ण तरीके से दशमलव के बाद जाके संख्याएं खत्म हो जा रही है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग दशमलव। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद संख्याएं टर्मिनेट हो जा रही है। एक अंक पे आके टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर 2 अंक के बाद आके टर्मिनेट हो गया, यानी शांत हो गया। तो ऐसी दशमलव संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऐसी दशमलव संख्याओं को शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखिए अगर मैंने बोला टर्मिनेटिंग, यहां पर खत्म हो जा रहा है, यहां पर खत्म हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होगा, वो खत्म नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। जैसे अगर मैं बोलूं, आपसे बोल दूं कि 1/3 कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1/3 कितना होगा, तो आप इसको भागा देते रहिए बैठ के दिन रात, 0.333333 ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो पहली बात देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अशांत दशमलव का एक प्रकार हो गया। उसके बाद लगा है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। जैसे 3 देखो, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, अशांत आवृत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। और इसी को आप सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख देते हो, कितना, 0.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार का मतलब 3 जो है वो अनंत तक रिपीट हो रहा है। एक क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दशमलव। अब देखिए यहां पर एक और आता है अशांत अनावृत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये क्या होता है, देखिए पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब खत्म नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 5 7 8 9 2 3 1 4 5 ऐसे करके जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि नॉन टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा है, अनंत तक जा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखेंगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जैसे यहां पर 3 बार बार अपने आप को दोहरा रहा था, वैसे ही यहां पर देखेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप को दोहरा नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ अनंत तक चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावृत दशमलव। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान में ये रखना है कि देखिए टर्मिनेटिंग दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये वाला जो है अना अशांत और अनावृत दशमलव, ये क्या होता है, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर। इसको मैं यहाँ पर इसलिए लिख दिया हूं इसमें, क्योंकि दशमलव का प्रकार समझाने के लिए ऐसा किया। लेकिन ये आपका एक क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। बाकी इसको देखिए, ये P/Q के फॉर्म में ही है, ये भी देखिए P/Q के ही फॉर्म में है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत अनावृत दशमलव जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब बात कर लेते हैं क्या, भिन्न संख्याएं की। ठीक है, भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या का ही एक भाग होता है। तो देखिए भिन्न संख्याएं तो आपको मालूम है P/Q के रूप में रहती हैं। यहां पर इसको अंश बोलोगे और नीचे वाले को हर बोलोगे। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका जो अंश होता है वो हमेशा हर से छोटा होगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख दूं, आपको एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे मैं लिख दिया क्या, 2/3, ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पर जो अंश है वो हर से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न का क्या वो रहना चाहिए, अगर कंडीशन पूछे कि क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हमेशा कंडीशन ये होना चाहिए कि P इज लेस देन Q होना चाहिए। उचित भिन्न P इज लेस देन Q रहेगा, तब जाके वो आपका उचित भिन्न कहलाएगा।
यानी अंश जो है वो हर से छोटा रहना चाहिए। अनुचित भिन्न क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। जैसे मैं लिख दूं क्या, 6/5। यहां पर देखिए अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। तो इस केस में क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी P इज ग्रेटर देन Q रहता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में P जो है हमेशा Q से बड़ा होता है। इसको मैं P मान ले रहा हूं, इसको Q मान ले रहा हूं, इसको P मान ले रहा हूं, इसको Q मान ले रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश जो है वो हमेशा हर से बड़ा रहता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश जो होता है वो हमेशा हर से छोटा रहता है। अब एक बात कर लेते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है। तो देखिए मिश्र भिन्न जो होता है वो एक इंटीजर रहेगा, और इंटीजर के साथ क्या और रहेगा, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलके मिश्र भिन्न बनाते हैं। जैसे 2 सही के 2/3, ये क्या है, आपका मिश्र भिन्न है। अगर मैं 2 सही 2/3 लिख दिया तो ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। अगर यहीं पर मैं लिख देता हूं कि 2 सही 6/3, ये मिश्र भिन्न है कि नहीं, तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो है ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका 6 जो है वो 3 से बड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा प्रॉपर भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है, और मिक्स क्या होता है। अब लास्ट टाइप देख लेते हैं परिमेय संख्या में, जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, जिसको आप डेली टू डेली काउंटिंग में यूज करते हैं। पूर्णांक देखिए 3 टाइप के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट। 0, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक ही है, जो कि न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि शून्य धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपको ये याद रखना है, शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। वैसे यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो ये जो हो गया पूर्णांक संख्या है, तीन को मिलाकर बनती है, शून्य को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहीं पर अगर हम धनात्मक पूर्णांक के आगे 0 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर, जिसे आप पूर्ण संख्याएं के रूप में जानते हो। फिर ये किसका रूप ले लेगा, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं, मतलब जो गिनती में नंबर्स यूज होते हैं उन्हें 1 2 3 4 कर बोलते हैं। लेकिन अगर 0 इसके साथ में लग जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाता है। तो पूर्णांक क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और इसको धनात्मक को जोड़ इसके आगे, मतलब शून्य और धनात्मक पूर्णांक आप एक साथ अगर काउंट करेंगे तो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स, और ऋणात्मक पूर्णांक अलग से। तो उम्मीद करता हूं, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, संख्या का क्लासिफिकेशन है, नंबर का क्लासिफिकेशन से वो इतना ही। अभी इसके बाद आपको भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभी और भी सारी नंबर्स हैं, तो कल के क्लास में देख लेंगे, वो बहुत इजी है। लेकिन मेनली इतने टाइप के क्या है नंबर सिस्टम, इतने टाइप के नंबर, इतने टाइप से आप नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसको आप आराम से पेन कॉपी लेके बैठ के पढ़ना, और जो जो बताया हूं जैसे जैसे वैसे लिख लेना। 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझाने में मैं थोड़ा बहुत सफल हुआ हूंगा। बाकी आपके जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट में लिख दीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।